हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और सब लोग मन लगा करके पढ़ रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th ज्योग्राफी। चैप्टर है 2। शीर्षक का नाम है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि। इसका हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 करके दो पार्ट में हमने पार्ट को अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया। आशा करते हैं अगर आप वो देखे होंगे तो बिल्कुल समझ में आया होगा कि चैप्टर में किस तरह से जनसंख्या के वितरण और घनत्वों को प्रभावित करता है। अगर नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर के देख लीजिए, बिल्कुल सब कुछ साफ साफ समझ में आ जाएगी। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसका बेसिक डिटेल्स दे दूं कि विश्व जनसंख्या क्या है। तो दुनिया में जितनी भी जनसंख्याएं हैं, आबादी है लोगों की, उसको कहते हैं हम लोग विश्व जनसंख्या। और यह 1999 में जब जनगणना हुई थी तो लगभग 600 करोड़ से पार कर गई थी, यानी 600 करोड़ थी। और 2011 में जनगणना हुई थी तो लगभग 7 अरब की आबादी थी। और इसमें ऐसा जांचा गया, पता चला कि कुछ ऐसे जगह हैं जहां पर जनसंख्या ज्यादा है और बहुत कुछ ऐसे जगह हैं जहां पर जनसंख्या कम है। इस मामलों में जांच होते पता चला कि 10 ऐसे देश हैं जहां पर जनसंख्या सबसे ज्यादा है, जिनमें 6 देश ऐसे हैं जहां 60% आबादी निवास करती है। और ये 6 देश एशिया महादेश के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में पड़ती है। याद रखेंगे, कहाँ? दक्षिणी पूर्वी हिस्से में। ठीक है। कुछ ऐसे जगह है जहां पर जनसंख्या बिल्कुल भी घनत्व बहुत कम है, जिनमें आप ले लेंगे विषुवतीय क्षेत्र हैं। ये सब क्या है? जहां जनसंख्या बहुत ही कम है। क्लियर? इसके अलावा हमने देखा था कि प्रति वर्ग किलोमीटर पर निवास करने वाली आबादी को कहते हैं हम लोग उसका जनसंख्या का घनत्व है, यानी एक वर्ग किलोमीटर में जितनी आबादी रहती है। और इसके दृष्टि से हमने देखा था तो हमने पता चला कि लगभग 1002 व्यक्ति कहाँ रहती है निवास? बांग्लादेश में सबसे ज्यादा, 351 प्रति व्यक्ति भारत में। इस तरह से एक आंकड़ा प्रस्तुत हमें मिला था। इसके अलावा हमने देखा कि जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, एक थे भौतिक कारक, दूसरा था आर्थिक और तीसरा सांस्कृतिक कारक। फिर हमने देखा था कि जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने और भी कारक हैं, जिनमें प्रवास हैं। और प्रवास हमने देखा था एक स्थायी, अस्थायी और मौसमी होती है। फिर हमने जनसंख्या वृद्धि के कारण देखा और उसके नियंत्रण करने के उपाय देखे। ये सब डिटेल्स हमने उसमें दिया था। चलेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ के जितने भी अति लघुतरीय प्रश्न है, जो हम लोग गोल्डन के पासपोर्ट है उसके अनुसार चल रहे हैं। तो गोल्डन के पासपोर्ट के हिसाब से चलते हैं, तो उसमें जितने भी अति लघुतरीय हैं उसको देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। एक क्या है? अब आपको करना क्या है कि एकदम ध्यान से सुनिए, सब कुछ समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 सुनना मेरे भाई। मनुष्य यानी मानव भूगोल का केंद्र बिंदु है कैसे? तो आपने क्या समझा कि भाई मनुष्य जो है वो मानव भूगोल का एक केंद्र बिंदु है, वो कैसे आप समझ रहे हैं? इसलिए क्योंकि मानव भूगोल में ना किसके बारे में पढ़ा जाता है? मनुष्य के बारे में। मानव भूगोल एक सब्जेक्ट है, एक विषय है, जिसका मुख्य आधार क्या है? मनुष्य है। मनुष्य के बारे में पढ़ा जाता है। मनुष्य कोई भी संसाधन का उपयोग करता है, निर्माण करता है, यानी ऑल इन वन। उस सब्जेक्ट का सब कुछ कौन है? ऑल इन वन कौन है? मनुष्य है। अर्थात मनुष्य मानव भूगोल का केंद्र बिंदु है। फिर समझिएगा, लिखेंगे मनुष्य मानव भूगोल का प्रमुख ऑल इन वन यानी सब कुछ है, क्योंकि मानव भूगोल मनुष्य से जुड़ी हुई बातों को ही लिखती है। यानी संसाधन का निर्माण करता, संसाधन का उपयोग करता, ये सारे क्या हैं? मनुष्य के हाथों में है, मनुष्य द्वारा ही किया जाता है, मनुष्य के बारे में लिखा जाता है। अर्थात मानव भूगोल का मुख्य बिंदु मनुष्य है। आशा करते हैं आपको एक नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। गत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है? तो देखिए, गत 500 वर्षों की बात अगर करेंगे तो 500 वर्ष पहले, यानी कि लगभग आज 21वीं शताब्दी में हम लोग रह रहे हैं, तो उससे पहले की अगर बात करें 500, तो 21 से 5 घटा दीजिए, यानी कि 1600 ईस्वी और अभी की जनसंख्या का अगर हम लोग तुलना करेंगे तो कुल मिलाकर के 10 गुना से ज्यादा वृद्धि हुई है। यानी कि मानव जनसंख्या 500 वर्षों में कितनी? तो 10 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। क्लियर? बस एक लाइन का प्रश्न है, आप उसी हिसाब से लिखेंगे। आपसे पूछा जाए कि गत 500 वर्षों में कितनी आबादी बढ़ी है, तो लिखेंगे 1600 से लेकर के 21वीं शताब्दी के बीच अगर हम लोग जनसंख्या का तुलना करेंगे तो हमें पता चला कि 10 गुना से अधिक जनसंख्या में वृद्धि हुई है।
क्लियर? आशा करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक कारक जनसंख्या के वितरण को कैसे प्रभावित करती है, संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। अब आपसे कह रहा है कि जो आर्थिक कारक है वो जनसंख्या को कैसे प्रभावित करती है। तो हमने बताया था आपको कि मनुष्य यानी जनसंख्या जो है वह आर्थिक कारक से प्रभावित होती है, जहां पर उनके खनिज हो, जहां कृषि के साधन हो, जहां पशुपालन की सुविधा हो, जहां पर उद्योग व्यवसाय हो, शहरीकरण हो, औद्योगिकरण हो, ये सब जहां सुविधाएं होती है मानव वहां आकर्षित होती है, लोग बाहर से आकर के वहां पर बस जाते हैं। अर्थात ये आर्थिक संसाधन मानव को अपनी ओर खींचती है। ठीक है, जैसे आप समझिए ऐसे कि हम लोग गांव में रह रहे हैं, हम लोग कहाँ रह रहे हैं, गांव में। अब गांव से हमें शहर क्यों जाना पड़ रहा है? इसलिए क्योंकि गांव में रोजगार के साधन कम हैं, व्यवसाय के साधन कम हैं, और शहर में व्यवसाय के साधन क्या है, बहुत ज्यादा है। तो हम लोग गांव से कहाँ जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं शहर की तरफ। किसके कारण? तो शहरीकरण के कारण। अब वहां पर अन्य प्रकार के उद्योग है तो औद्योगिकरण के कारण, वहां पर खनिज हैं, रोजगार अवसर हैं। तो जिन ये आर्थिक क्षेत्र हैं, ये सब अर्थ जहां से हमें पैसों की आमदनी होती है, तो जहां पैसों की आमदनी होती है लोग इस क्षेत्र को छोड़कर उस क्षेत्र में चले जाते हैं। किसके लिए? आय के लिए। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। फिर से एक नजर लिखेंगे, जहां पर आर्थिक क्षेत्र है जैसे पशुपालन, कृषि, उद्योग, शहरीकरण और औद्योगिकरण, जहां पर ये सब सुविधाएं उपलब्ध होती है, लोग जहां पर अन्य सुविधाएं नहीं होती, ये सब सुविधा नहीं होती है, तो वहां से लोग अब खुद ब खुद आकर्षित होकर के इन क्षेत्रों में चले आते हैं। या जहां ये सब सुविधाएं होती है तो वहां के लोग कहीं जाते नहीं हैं। तो इस तरह से मानव आर्थिक क्षेत्र जो है वह मानव को प्रभावित करती है। चलिए, बहुत अच्छी बात। तो आशा करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है मेरे भाई, सुनना। जनसंख्या वितरण के प्रतिरूप में जनसंख्या घनत्व की क्या भूमिका है, संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। जनसंख्या वितरण के प्रतिरूप में जनसंख्या का घनत्व है। तो जनसंख्या वितरण का मतलब है कि कहीं पर जनसंख्या ज्यादा है और कहीं पर जनसंख्या कम है। लेकिन अगर हम लोग जनसंख्या घनत्व निकालें तो प्रति वर्ग किलोमीटर में जितनी आबादी निवास करती है तो वो कहलाता है उसका जनसंख्या घनत्व। देखिए, जनसंख्या वितरण का मतलब हुआ कि जहां पर कहीं पर जनसंख्या ज्यादा है और कहीं पर जनसंख्या कम है, तो ये जनसंख्या वितरण कहलाती है। लेकिन जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कितनी निवास करती है व्यक्ति, वो प्रति वर्ग किलोमीटर। अब उसके लिए एक एरिया चुना जाता है, एक एरिया, जैसे कोई राज्य का हो या कोई देश का हो। ठीक है ना, तो इसको कहते हैं हम लोग प्रति वर्ग किलोमीटर। और उसके माप में कुल जनसंख्या से भाग करते हैं तो हमें पता, सॉरी, कुल क्षेत्रफल से भाग करते हैं जनसंख्या में, जो बचती है वो क्या कहलाती है, प्रति वर्ग किलोमीटर। जैसे मान लीजिए, जैसे एक उदाहरण के तौर पर मानते हैं कि मान लीजिए अपना एक बिहार ले लीजिए, बिहार, ये हमारा बिहार है। अब बिहार में जनसंख्या जो है 38 जिला है। अब इन 38 जिला में कुछ ऐसे जिला है जहां जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा है, जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा है। लेकिन कुछ ऐसे जहां पर जनसंख्या विरल है, बहुत कम है ना। जनसंख्या बहुत ज्यादा है और कहीं पर जनसंख्या बहुत ही कम है। तो ये जनसंख्या वितरण हो गया। लेकिन अब जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो मान लीजिए बिहार की आबादी अगर 1 अरब है, एक अनुमान की हम बात कर रहे हैं, परफेक्ट नहीं बता रहे हैं, 1 2 3 4 5 यानी कि लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 1 अरब है। और बिहार का क्षेत्रफल अगर मान लीजिए 1 लाख है, एक अनुमान की तरह बता देते थे, 1 2 3 4 5 6 कट गया। अब बच गया आपके पास कितना, 10,000। यानी प्रति वर्ग किलोमीटर कितनी निवास करती है, 10,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ये तो पूरे बिहार की बात ना हो गई। यानी कहीं कम है कहीं ज्यादा है उससे मतलब नहीं है, सब जगह एक जैसा हो गया। इसको कहते हैं हम लोग जनसंख्या घनत्व। ठीक है, या आप अपने जिला का भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप जिस जिला में रहते हैं उस जिला में कितनी आबादी है उसको देख लीजिए और वहां का कुल जो क्षेत्रफल है उससे भाग कर दीजिए, तो आपका जनसंख्या घनत्व निकल जाएगी। तो इस तरह से
जाता है, तो यही उसकी तो आबादी बढ़ने का रेट। दूसरा नंबर ये भी है कि हमारी जलवायु थोड़ी सी गर्म है, यहाँ की वो क्या कहते हैं जनसंख्या वृद्धि, जिसको जनन क्षमता कहते हैं, वो ज्यादा है, जबकि इंग्लैंड में ये जनन क्षमता बहुत कम है। तो इन सब कारणों से भी हमारी यहाँ आबादी है। तो आप क्या लिखेंगे कि महाद्वीप में जनसंख्या वितरण असमान है, इसके कई कारण हैं। नंबर एक, वो जलवायु, जहाँ की जलवायु गर्म है, उष्ण है, वहाँ जनसंख्या ज्यादा निवास करती है। जहाँ जनसंख्या मतलब जलवायु गर्म नहीं है या उष्ण नहीं है, तो वहाँ पर जनसंख्या कम निवास करती है। या जहाँ कृषि के साधन है, उद्योग हैं, मिट्टी अच्छी है, इन सब कारणों से जनसंख्या ज्यादा निवास करती है। और ये हमारे जो दक्षिणी पूर्वी एशिया है, यहाँ पर सब कुछ जलवायु सम होने के कारण, जहाँ पर आबादी को एक जैसी जलवायु मिल जाती है रहने का, इसलिए यहाँ पर लोग ज्यादा निवास करते हैं। और अन्य एरिया में मनुष्य के रहने के लिए जो अनुकूल दशा चाहिए वो कम मिलता है, इसलिए वहां पर आबादी कम रहती है। ठीक है, फिर समझ लेंगे, लिखेंगे सभी जगह जनसंख्या एक समान इसलिए नहीं है, सभी जगह जनसंख्या एक समान इसलिए नहीं है क्योंकि जहां मनुष्य के रहने के लिए सब कुछ अनुकूल दशा हो, भौगोलिक हो, आर्थिक हो और सामाजिक हो, सब एक समान रहे, सम रहेगा, तो वहां पर आबादी ज्यादा रहती है। जहां पर कोई एक साधन है दूसरा नहीं है, दूसरा है तो तीसरा नहीं है, अगर इस तीनों में से अगर तीनों समान नहीं मिल रहा है तो वहां पर आबादी कम रहती है। ठीक है, चलिए आशा करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक का संक्षिप्त में टिप्पणी। अब देखिए, हमारी जनसंख्या वितरण को प्रभावित कौन कौन करती है, तो भौतिक कारकों में है मिट्टी, जलवायु, उच्चावच और ये मिट्टी पानी, ठीक है ना, ये सब प्रभावित करती है। यानी जहां पानी की सुविधाएं अच्छी है वहां जनसंख्या ज्यादा निवास करती है। जहां की मिट्टी समतल है, मिट्टी उपजाऊ है, वहां जनसंख्या ज्यादा निवास करती है। जहां की जलवायु सम है, सम का मतलब न ज्यादा गर्मी है और न ज्यादा ठंड है, वहां ज्यादा लोग निवास करती है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए कौन कारक, भौतिक कारक। तो लिखेंगे जनसंख्या को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक इस प्रकार हैं, जहां जल अच्छी उपलब्धता है, जल पास में उपलब्ध है, वहां जनसंख्या आबादी ज्यादा रहती है। जहां जल की उपलब्धता अगर दूर से है या जल अच्छा नहीं है तो वहां पर लोग निवास करना पसंद नहीं करते हैं। दूसरा है मिट्टी, अगर मिट्टी कृषि योग्य है या मिट्टी समतल है तो वहां पर लोग ज्यादा निवास करती है। जहां की जलवायु सम है, अनुकूल है, न ज्यादा गर्मी है न ज्यादा ठंडा है, वहां ज्यादा निवास करती है। अर्थात जनसंख्या को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक हैं कौन कौन, तो जल, मिट्टी, जलवायु, उचाबच इत्यादि। आशा करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया होगा। मेरे भाई चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाँ, स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हो तो तुम ले सकते हो, उतना हम ऐसे देखकर तो पढ़ाते नहीं है, लेकिन फिर भी लिख दिए हैं आप लोगों के लिए, अगर जरूरत पड़ेगा तो नोट कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारक। अभी हमने बताया कि जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करता है, मतलब उसकी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है कौन, सांस्कृतिक कारक। यानी जहां के लोग अच्छे हों, भाईचारा होगी, सहयोग की भावना होगी, लोग आपस में झगड़े नहीं, तो वहां पर शांति जब होगी तो वहां पर लोग रहना पसंद करेंगे, क्योंकि मनुष्य शांति प्रिय है। और जहां पर इस तरह की अगर व्यवस्था नहीं हो, आपस में झगड़ा हो रहा हो, जहां पर जान माल की सुरक्षा ना हो, तो वहां पर लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। अर्थात ये हो गया सांस्कृतिक कारक। जैसे अभी आप चले जाएंगे पाकिस्तान, अगर आप हिंदू समाज के लोग हैं, हिंदू क्या, जो इस्लामिक धर्म के लोग हैं, उनको भी वहां पर तंग किया जाता है। वहां के कुछ लोग भाग करके भारत आना चाहते हैं, लेकिन भारत में आने की, एंट्री करने की वहां पर अनुमति नहीं है, इसीलिए लोग नहीं आते हैं। लेकिन वो आना चाहते हैं, बहुत सारे सुनते होंगे, कभी कभी चला आता है। तो ये क्या है, या न्यूज में सुनते होंगे कि आना पसंद कर रहा है, वो चाह रहा है कि हम लोग भारत आवे। इस क्या है कि वहां पर सांस्कृतिक व्यवस्था सही नहीं है, वहां पर भाईचारा नहीं है, आपसी मेल जोल नहीं है, और जहां पर आपसी मेल जोल हो वहां पर लोग रहते हैं। अब एक तुम ही सोचो ना भाई मेरे, मान लो कि तुम जहां रह रहे हो वहां पर बराबर किसी आतंकवादियों का आक्रमण होते रहता है, लड़ाइयां होते रहती है, झगड़ा होते रहता है, आपसी सहयोग की भावना नहीं है, कोई आता है मारपीट कर चला जाता है, तो क्या तुम वहां रहना पसंद करोगे, नहीं रहना पसंद करोगे। सोचो कि हमारी मतलब हमारी ना तो इज्जत है, ना ही तो हमारा कोई आर्थिक सुरक्षा है, ना ही जान की सुरक्षा, तो हम लोग चलते हैं यहाँ से निकल कर कहीं और निकल जाते हैं। ये सोचना तुम सोचवे करोगे तो ऐसा क्या होगा कि ये जनसंख्या को प्रभावित करता है। तो हर लोग यही सोचता है, जब तुम सोचोगे तो दूसरा भी यही सोचेगा। ठीक है, तो आशा करते हैं इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 की तरफ, देखते हैं कि 9 क्या है।
विश्व के 10 सर्वाधिक आबादी वाले देश जिसमें 60% से आबादी अधिक रहती है, इनमें 6 देश भारत में सॉरी यहाँ पर एशिया लिखना था मेरे भाई, गलती हो गया। एशिया में रहते हैं, उनका नाम लिखिए। यानी कहते हैं कि विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला 10 देश हैं। विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला कितने देश हैं? 10 देश हैं। इन देशों में 6 ऐसे देश हैं जो एशिया महादेश में रहती है। तो इन महादेशों के नाम बताइए। तो नंबर 1 में लिखना मेरे भाई चीन, दूसरा में लिखना भारत, तीसरा में लिखना इंडोनेशिया, चौथा में लिखना बांग्लादेश, सॉरी पाकिस्तान है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान। ठीक है, कौन कौन? तो एक लाइन फिर से देख लेना, अंगुली पर याद कर लेना। देखो, पहला लिखना जापान, पहला लिखना चीन, दूसरा लिखना भारत, तीसरा इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान। ठीक है, बस ये तो छोटी सी बात है। और अपने एशिया महादेश के अपने भारत का नक्शा उल्टाओ, आगे पीछे इधर उधर करके देख लो, हो जाएगा आंसर। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10, जनसंख्या के ऋणात्मक वृद्धि क्या है? तो ऋणात्मक का मतलब क्या? उल्टा। रे भाई, ऋणात्मक पूछ दिया ना तो क्या समझ जाना तुम? उल्टा। उल्टा का मतलब क्या कि जहां हमारी आबादी जितनी थी वो धीरे धीरे आबादी क्या हो गई है? थोड़ा सा गर्मी ज्यादा है, देखो ना पसीना बहुत चल रहा है। अच्छा चलो कोई बात नहीं है, पढ़ाना है तो पढ़ाई भी करेंगे कि। हाँ, तो बता रहे थे ऋणात्मक का मतलब क्या हो रहा है भाई? तो ऋणात्मक का मतलब होता है उल्टा, यानी आबादी जितना है वो धीरे धीरे क्या हो रही है? वहां से निकल के जा रही है। तो जनसंख्या बढ़ने की बजाय क्या हो गई? कम हो गई। इसको कहते हैं हम लोग ऋणात्मक वृद्धि। इसको क्या कहते हैं हम लोग? ऋणात्मक। अब कहेगा सर हम तो नहीं देखते हैं कमते हुए। हाँ चलो, अपने यहाँ नहीं कम रही है लेकिन बहुत जगह कम जाती है कभी। जैसे मान लो कि जैसे हम लोग अपने गांव में अभी बिल्कुल सही रह रहे हैं और अचानक आपके पास कोई ऐसी नदी हो जहां पर नदी में क्या हो गया कि पानी की जलधाराएं बढ़ जाती है और हर साल वहां पर भयंकर बाढ़ आती है। तो अब तुम क्या करोगे? अब सोचोगे कि अरे भाई यहाँ पर तो हम लोग सुरक्षित नहीं है, अब यहाँ से हमको निकलना पड़ेगा। और तुम यहाँ से निकलते जाओगे, एक परिवार, 2 परिवार, 5 परिवार हर साल यहाँ से चला जा रहा है। तो इसका मतलब आबादी वहां से क्या हो रही है? कम हो रही है ना। इसको कहते हैं हम लोग ऋणात्मक। क्या कहते हैं हम लोग? ऋणात्मक। अगर तुमको ऐसा नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं बता दूं, अपने समस्तीपुर जिला में ही एक गाँव है धमौन गांव। पहले गंगा काफी दूर रहा करती थी, लेकिन क्या हुआ कि गंगा की धाराएं अचानक दिशा बदल ली और बदलते बदलते लगभग 4 किलोमीटर, मैं बता दूं आपको, 4 किलोमीटर जमीन को अपनी पेटी के अंदर ले लिया। उसकी जो धाराएं मेन थी वो 4 किलोमीटर से ज्यादा हुआ ले ली। ठीक है, जब हमारे एक रिश्तेदार थे वहां, जब हम लोग गए थे तो बता रहे थे कि देखिए वहां जो बालू की ढेर दिखाई पड़ रही है, वहां पहले हम लोगों का घर हुआ करता था। लेकिन हम लोग वहां से खुसकते खुसकते यहाँ चले आए और बहुत सारे परिवार तो वहां से अलग अलग गांव छोड़ करके चले गए, क्योंकि देखे कि यहाँ पर अब हमारी सुरक्षा नहीं है। तो यहाँ से वो चले गए, क्योंकि जमीन भी अब बिक नहीं सकता था, क्योंकि नदी की धारा में चली गई, कौन जमीन खरीदे उसको? ठीक है ना। तो यहाँ से लोग छोड़ करके, और जिनका जमीन इधर था तो इधर चले आए, और नहीं तो वहां से लोग हट करके या दूसरे गांव चले गए। तो सोचो उस गांव की आबादी क्या हुआ होगा? कम गया होगा, स्वाभाविक सी बात है। इसको कहते हैं हम लोग जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर हमारी बात पर विश्वास नहीं हो तो बगल में ही है धमौन, जाकर के देख सकते हो। ठीक है, चलते हैं आगे। मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा, देखिए ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछता है कि मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र कहाँ कहाँ हैं। तो देखिए कुछ ऐसे क्षेत्र हैं वर्ल्ड में जहां पर आबादी बहुत ज्यादा है, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां बहुत कम है, और कुछ ऐसे हैं जहां मध्यम है, माने न ज्यादा है और न कम है। तो कौन है? याद रखिएगा, पश्चिमी चीन जो है वहां पर आबादी मध्यम है। दक्षिणी भारत और नॉर्वे तथा स्वीडन, ये 2 देश हैं जहां पर जनसंख्या जो है वो मध्यम है। ठीक है, तो कौन कौन? तो पश्चिमी चीन, फिर इसके बाद पश्चिमी चीन, दक्षिणी भारत, नॉर्वे और स्वीडन, ये 2 देश हैं जहां पर क्या है? जनसंख्या मध्यम है। और जगह होंगे लेकिन 2-3 का नाम लिखना था तो हमने नोट कर दिया। कौन कौन? तो याद रखिएगा, पश्चिमी चीन में भारत का जो हिस्सा होता है, दक्षिणी भारत हिस्सा, ऐसे नीचे जो आप देख रहे होंगे जहां पर है केरला है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, ऐसे करके कर्नाटका है। तो ये सारे राज्य है ना, इन सारे राज्यों में जनसंख्या का घनत्व जो है वो कम है ऐसी नहीं बात नहीं है, लेकिन मतलब उत्तर भारत से थोड़ा सा कम है। यही पूछ रहा है मध्यम जनसंख्या वाला राज्य जगह। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, जनसंख्या वृद्धि से आपका क्या तात्पर्य है? तो जनसंख्या वृद्धि का मतलब होता है जनसंख्या में बढ़ोतरी। जनसंख्या में बढ़ोतरी, जितनी जनसंख्या है वर्तमान में उस क्षेत्र में, माने एक निश्चित क्षेत्र लीजिए
और एक निश्चित अवधि लीजिए और उस समय में उस जनसंख्या में क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई, तो इसको कहते हैं जनसंख्या वृद्धि। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर एक अपना अपना समस्तीपुर जिला लीजिए, क्या ले लो, अपना समस्तीपुर जिला, चलो बहुत अच्छी बात है, और इसका एक एरिया है कि इतना दूर समस्तीपुर जिला पड़ता है। अब यहाँ की आबादी 1990 में गिनती करवाई थी तो 1 लाख आया था। फिर हमने 5 साल बाद 1995 में जब गिनती करवाई तो यहाँ की आबादी में प्लस 20,000 की वृद्धि हो गई। अब क्या हो गया, 1,20,000 हो गया। तो आपने क्या समझा कि जनसंख्या में जो बढ़ोतरी हो रही है ये जनसंख्या में वृद्धि, इस जनसंख्या में बढ़ोतरी क्या हो गई, अब जन्म लिया बच्चा या बाहर से काम करने के उद्देश्य से आए, तो इन सबको हम लोग सम्मिलित रूप से लेते हैं तो कहते हैं जनसंख्या वृद्धि। क्या बोलेंगे हम लोग, जनसंख्या वृद्धि। चलते हैं आगे, प्रवास से अगला 13 नंबर, प्रवास से आपका क्या तात्पर्य है। प्रवास का मतलब होता है काम के उद्देश्य से हो या किसी कारण से जब हम लोग एक आवास को छोड़कर दूसरे आवास में चले जाते हैं तो उसको कहते हैं परवास। देखो इसका संधि विच्छेद करना लो, परवास माने पर माने होता है दूसरा, आवास माने दूसरे के आवास में चला जाना, यानी दूसरे के आवास में हम लोग यहाँ रह रहे थे लेकिन यहाँ से छोड़ करके हम दूसरे के आवास में चले गए तो इसको कहते हैं, अभी चूहा के बियर में ना चल गए, खरगोश के मांद में ना चल गए, माने कहीं ऐसे जगह पर चले गए जहां पर हम लोग दूसरे लोग पहले से रह रहे थे और उस जगह पर हम घर बना करके रह रहे हैं तो इसको कहते हैं हम लोग प्रवास। तो प्रवास समझ गए, प्रवास का मतलब हुआ एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान चला जाना। ठीक है, आगे हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं ये पूछता नहीं, संक्षिप्त में उत्तर देना है। तो हमने बताया था आपको ये 3 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्थायी, एक होते हैं अस्थायी और एक होते हैं मौसमी। चलते हैं, इतना आप समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या सुनना मेरे भाई, जनसंख्या का घनत्व किसे कहते हैं। तो जनसंख्या का घनत्व के बारे में बताए थे कि प्रति वर्ग किलोमीटर, 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जितनी जनसंख्या निवास करती है वो कहलाती है प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, एक वर्ग किलोमीटर में जितनी जनसंख्या निवास करती है तो उसको कहते हैं हम लोग प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व। ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व अगर पूछ दिया तो समझ गए कि मान लीजिए, जैसे मान लीजिए ये 1 किलोमीटर का क्षेत्र है, इसमें आबादी है मान लो 350, तो इसका मतलब हुआ कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितनी निवास करती है जनसंख्या, वो उसका क्या कहलाता है, जनसंख्या घनत्व। अब कहिएगा सर क्या सब जगह ऐसे ही निवास करता है, नहीं, हमने बताया अभी पीछे समझाया था कि पूरा जनसंख्या को गिनती कर लो और पूरे क्षेत्रफल को गिनती कर लो। ठीक है, और क्षेत्रफल में तुम जनसंख्या से क्या कर दो, भाग कर दो, जनसंख्या से क्या कर दो, भाग कर दो, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या है वहां की प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या। ठीक है, आगे, विश्व के किन क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व बहुत कम है। अभी पीछे हमने देखा मध्य वाला, तो हमने बताया पश्चिमी चीन, दक्षिणी भारत, नॉर्वे और स्वीडन जहां पर जनसंख्या मध्यम है। फिर हमने जनसंख्या अधिक घनत्व वाला हमने बताया दक्षिण पूर्वी एशिया, फिर जापान, फिर आप ले लेंगे इधर संयुक्त राज्य अमेरिका, ये जो है जनसंख्या अधिक घनत्व वाला जगह है। लेकिन कह रहा है यहाँ पर कौन ऐसा क्षेत्र है जहां जनसंख्या घनत्व बहुत ही कम है, कम पूछ रहा है, तो लिखेंगे 10 उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के निकट, ध्रुव के निकट बहुत जनसंख्या कम है क्योंकि वहां ठंडा प्रदेश है। विषुवत रेखा के निकट जनसंख्या का घनत्व बहुत ही कम है, तो कहां कहां लिखेंगे आप लोग, तो ध्रुवीय निकट यानी दक्षिणी और उत्तरी ध्रुवीय निकट है ध्रुव के पास और साथ ही में विषुवत रेखा के पास। ठीक है, तो जनसंख्या वहां पर बहुत ही कम है। ठीक है, चलिए ध्रुवीय प्रदेश में भी आगे चलेंगे, जनसंख्या वृद्धि धीमी होने का क्या कारण है। अब देखिए जनसंख्या, मानव जनसंख्या तो बहुत पॉपुलेशन तेजी से बढ़ती है, मानव की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है, लेकिन इसके कम होने के भी कारण हैं। क्या कारण होते हैं, तो देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि आजकल के दौर में ना महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। अब लोग ये सोच रहे हैं कि ज्यादा अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो कहाँ से खिलेब, कहाँ से ओकरा कपड़ा हो, तो अच्छा पढ़ेब तो फिर पैसा कहाँ से तो नहीं। अब पहले वाला राजा महाराजा तो है नहीं कि एगो राजा उसको 80 गो पत्नी थी, नहीं, आ सब वो गिन लेता था ढनवा ढनवी को तो 264 पुर जाता था एगो को, तो ऐसा बात तो अब है नहीं, नहीं, तो पहले वाला तो है नहीं, तो जनसंख्या नियंत्रण अब हुआ है। तो जनसंख्या धीमी क्यों हुई है, तो
आर्थिक क्षेत्र में कमी आई है, लोगों में ज्ञान बुद्धि आई है, ठीक है। तो इन सब के कारणों से और कुछ घातक बीमारियां आई है जिसके कारण से भी जनसंख्या थोड़ी सी कम हुई है, ठीक है। जो लाइलाज है, जैसे HIV हैं, एड्स हैं, ये सब बीमारियां ऐसी है जो जानलेवा है। जब हो जाती है तो लोगों का मतलब जीना संभव नहीं हो पाता है। तो इन सब कारणों से, और लोग बुद्धिजीवी हुए हैं, शिक्षित हुए हैं, तो वो सोच रहे हैं कि ज्यादा जनसंख्या होगी तो फिर वह परेशानी का कारण बन जाती है। तो इन सब कारणों से जनसंख्या की वृद्धि में थोड़ी सी कमी आई है, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि में कमी होने का कारण समझ गए ना, कि हर लोग सोच रहा है कि बड़ा परिवार कठिनाई का परिवार, कम परिवार छोटा परिवार सुखी परिवार, ठीक है। तो इसीलिए सब लोग जो है अब हम दो और हमारे दो और हमारे एक पर चल रहे हैं। नहीं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले था चाइल्ड इज चांस, अब है चाइल्ड इज च्वाइस। चाइल्ड इज च्वाइस, अब बच्चा अपनी इच्छा की चीज है। लेकिन पहले होता था चाइल्ड इज चांस, माने जितना हो सकता है तो भगवान के दिल है, आबे दह आबे दह। चलिए, ये सब तो पहले की बात होती थी। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं, जनसंख्या वृद्धि धीमी होने के कारण है महंगाई, आर्थिक क्षेत्र में कमी, ज्ञान का बढ़ना, परिवार नियोजन बढ़ना, इन सब कारण से भी हो रही है। आगे चलेंगे, जनसंख्या की प्रकृति वृद्धि किसे कहते हैं। देखिए, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि का मतलब होता है कि कोई आबादी जहां पहले है, कोई आबादी पहले जहां है, और आबादी में जन्म के कारण धीरे 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 क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो उसको कहते हैं प्राकृतिक वृद्धि। समझिएगा, प्राकृतिक वृद्धि। तो प्राकृतिक का मतलब हुआ स्वतः व स्वतः। मान लीजिए अपने गांव की आबादी अगर 10,000 है, एक साल में 1,000 बच्चा जन्म लिया, तो अगले साल हमारी आबादी हो गई 51,000। फिर अगले साल मान लीजिए 1,000 बच्चा जन्म लिया, तो आबादी क्या हो गई, 52,000। हाँ, उसमें मृत्यु दर को घटाते चलिएगा, क्योंकि मृत्यु काटने के बाद जो बचता है वो हो गया उसकी वास्तविक वृद्धि, ठीक है। तो प्राकृतिक वृद्धि का मतलब समझ गया ना। प्राकृतिक वृद्धि का मतलब जो आबादी थी और जन्म लेने के बाद और मृत्यु को कम करने के बाद जो बच गया और वहां से आबादी बढ़ रही है, तो उसको कहते हैं हम लोग प्राकृतिक वृद्धि। बाहर से आया नहीं है, बाहर से आया नहीं, जन्म ले करके बढ़ रहा है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, प्राकृतिक वृद्धि, ठीक है। तो आशा करते हैं इतनी बातें समझ में आई होगी, शायद इतनी ही क्वेश्चन है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर हम समाप्त लिखना भूल गए थे, तो हम अब लिख देते हैं समाप्त। चलिए, तो हमें लगता है आपको हमारी हर एक बातें अच्छी लगी होगी, समझाने का तरीका। अगर हमारी वीडियो आप देखें तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब तो बनता है मेरे भाई, तो थोड़ा सा आप कर दीजिएगा, तो हमारी भी इच्छा बढ़ेगी। और आप जहाँ से देख रहे हैं वहाँ का थोड़ा सा जगह का नाम लिख दीजिएगा। तब तक के लिए हम लोग विदा लेते हैं, कल मिलेंगे लघुत्तरीय क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।